नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आस्क ABC गुरु में। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे लिंग। उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के भेद, यानी कि हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा था, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों को। उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और उसी पर हम कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है जातवाचक। पहला प्रश्न है कुतुम्बीनार शब्द है, यानी कि कुतुम्बीनार शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जैसा कि हम लोगों ने संज्ञा के 3 भेद पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हमको कुतुम्बीनार शब्द से ये जानना है कि ये जातवाचक शब्द है या भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये तीनों भेदों की परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी। अगर आप ये परिभाषा याद करेंगे तभी इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो कुतुम्बीनार क्या है? एक विशेष नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी विशेष, वस्तु विशेष के नाम का हमको क्या होता है? बोध होता है। ठीक है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुतुम्बीनार एक विशेष स्मारक है। ठीक है, तो ये क्या? एक विशेष है और कैसा है? व्यक्ति, मतलब व्यक्तिगत है, मतलब अकेला है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो ना तो ये जातवाचक संज्ञा है ना भाववाचक संज्ञा है, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है किताब शब्द है। ठीक है, तो किताब शब्द क्या है? जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? ठीक, तो हमने जातवाचक संज्ञा की परिभाषा अगर याद की है, यानी कि जातवाचक की मतलब जो शब्द किसी एक प्रकार के ही प्राणियों का, वस्तुओं का हमको बोध कराते हैं, तो वो क्या हो गई? जातवाचक संज्ञा हो गई। तो यहाँ पे किताब शब्द हमको क्या करा रही? एक ही प्रकार के बहुत सारी किताबों का क्या करा रही है? बोध। ठीक है, ये जो किताब शब्द है ये हमको एक प्रकार की सारी ही किताबों, यानी कि एक प्रकार की किताबों यानी कि का क्या करा रही है? बोध करा रहा है ये शब्द। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो गया? जातवाचक संज्ञा, यानी कि किताब को हम जातवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, फिर अंकित बहुत अमीर है। इसमें अमीर शब्द है, क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जातवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक की संज्ञा की परिभाषा है कि जहाँ पर अवस्था, गुण, दोष शब्दों का ये बोध होता है, वहाँ पे क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे हमको एक अमीरी शब्द से एक अवस्था का बोध हो रहा है। ठीक है, अमीरी क्या है? एक अवस्था, तो हम आराम से भाववाचक संज्ञा कर सकेंगे। तो इधर अंकित बहुत अमीर है और अमीर शब्द में क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। कल वहाँ सभा हुई थी, वाक्य में सभा शब्द है, यानी कि इस सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो एक ही प्रकार की जातियां, एक ही प्रकार की प्राणियों, पशुओं यानी वस्तुओं का जहाँ बोध होता है वहाँ पे क्या है? जातवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे हम जातवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर यहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी तो हम समूहवाचक संज्ञा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अभी तक संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और भेदों की भी परिभाषा और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को आपको स्पष्ट करा दिया है, और आशा करती हूँ कि आप इस संज्ञा प्रकरण को बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। ठीक है, फिर आइए आज चलते हैं हम आज के
टॉपिक की ओर। हाँ, तो अगर आपने संज्ञा के भेद परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है लिंग, यानी कि लिंग है क्या, लिंग की परिभाषा। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, शब्द से ही हमको पता चलता है कि ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों से ही हम पता कर लेते हैं कि ये पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, तो आगे चलिए कि लिंग के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो हमारे हिंदी में लिंग के दो ही भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 भेद हैं, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन आप अभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में 2 ही भेद पढ़ेंगे, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे, स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा है, तो शब्द के जिस रूप से, यानी कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के सभी जाति के होने का बोध होता है, संज्ञा के स्त्री यानी कि स्त्री जाति के होने का बोध होता है, वह क्या स्त्रीलिंग कहलाता है। यानी कि शब्दों से ही हम पता करते हैं कि ये स्त्री जाति है। ठीक है, यानी कि जैसे दादी, मौसी, बुआ, गाय, बिल्ली, इन शब्दों से ही हमको पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है, यानी कि ये स्त्री है। ठीक है, आगे आइए पुल्लिंग, यानी कि शब्द के जिस रूप से हमको पुरुष जाति का बोध होता है, यानी कि शब्दों के जिस रूप से हमको पुरुष जाति का बोध होता है तो वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे दादा, मौसा, फूफा, बैल, बिल्ली, लड़का, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो शब्दों के जिस रूप से हमको पुरुष जाति का बोध होता है तो वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और शब्दों के जिस रूप से हमको स्त्री जाति का बोध होता है तो वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये जानना है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी व्याकरण में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयोग होता है या हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, उनका कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ नाम सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे दिन, ये दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्या है, हमारे दिनों के नाम है, ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। ठीक है, इनका कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं है। ऐसे ही देखिए महीनों के नाम, जो हमारे हिंदी महीनों के नाम है वो हमेशा किस में बोले जाते हैं, इस पुल्लिंग में बोले जाते हैं। ठीक है, इनका भी कोई स्त्री परिवर्तन नहीं है। ठीक है, उसके बाद समुद्र, यानी कि अरब सागर, हिंद महासागर, ये जितने भी सागर हैं ये क्या है, पुल्लिंग में। ये भी अगर आपको परीक्षा में किसी समुद्र का नाम रख दिया जाता है और पूछा जाता है कि, और भी ऑप्शन होते हैं, विकल्प रखे जाते हैं और बाद में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है, अगर वहाँ आपको किसी दिनों के नाम या महीनों के नाम या समुद्रों के नाम दिए रहते हैं तो आप आराम से उसको पुल्लिंग हल कर सकते हैं, यानी कि पुल्लिंग ही सही रहेगा। उसके बाद देखिए देशों के नाम। ठीक है, कोई भी देश, यानी कि अमेरिका, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश हैं, ठीक है, वो सारे किस में रहेंगे, पुल्लिंग में रहेंगे, वो कभी स्त्रीलिंग में उनका प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सदैव स्त्रीलिंग में उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे भाषा।
यानी कि कोई भी भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, जितनी भी भाषाएं हैं वो हमेशा किस में रहेंगी? स्त्रीलिंग। उनका हम प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में ही करेंगे। लिपियां हैं, जितनी भी भाषा है उनकी सबकी लिपियां हैं, तो वो भी लिपियां हमेशा किस में होंगी? वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही उनका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद तिथियों का और नदियों का, ठीक है। तो जो हमारी नदियां हैं उनको भी हम किस में प्रयोग करेंगे? स्त्रीलिंग में। लेकिन ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंध नदी को हम पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका कुछ कारण है जो हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी आप बस इतना जान लीजिए कि इन तीनों नदियों को छोड़कर बाकी जितनी नदियां हैं वो किसमें रखी जाएंगी? उनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में ही करेंगे। उसके बाद जैसे मछली है, छिपकली है, मक्खी है, मच्छर है आदि, इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे? स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग होता है। लेकिन अगर इनका हमको पुल्लिंग में प्रयोग करना है, ठीक है, तो हम जैसे नर मादा, यानी कि मादा स्त्रीलिंग, नर यानी कि पुल्लिंग, तो नर मछली कहेंगे, नर छिपकली कहेंगे या नर मक्खी कहेंगे, ठीक है। इनका हम प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो ना स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं और ना पुल्लिंग में, यानी कि उनका प्रयोग हम वो पदनाम होता है, ठीक है। तो पदनाम को हम उभयलिंगी कहते हैं। जैसे मंत्री शब्द है, ठीक है, मंत्री शब्द ना ये स्त्रीलिंग है ना ये पुल्लिंग, ठीक है। मंत्री चाहे कोई स्त्री हो सकती है चाहे कोई पुरुष हो सकता है, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? मंत्री ही कहेंगे। जैसे प्रधान, यानी कि कोई महिला प्रधान भी होती है और पुरुष प्रधान भी होता है, तो उसको हम प्रधान, यानी कि पद नाम है, इसका कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता। और राष्ट्रपति है, अधिकारी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, खिलाड़ी है, ठीक है, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो उभयलिंगी है, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग हम महिला पुरुष दोनों के लिए एक ही करते हैं, ठीक है। तो मेरी इस क्लास से आपको समझ में आया होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग हमेशा, स्त्रीलिंग शब्दों का हमेशा कैसे प्रयोग होता है, पुल्लिंग का कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। और अगर स्त्रीलिंग का हम पुल्लिंग में प्रयोग करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। उसके बाद कुछ उभयलिंगी जो शब्द हैं, ठीक है, जैसे पदनाम मैंने बताया, जैसे मंत्री, प्रधान, राष्ट्रपति, इनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, चाहे स्त्री राष्ट्रपति हो चाहे पुरुष राष्ट्रपति हो, लेकिन उसका पदनाम हमेशा राष्ट्रपति ही रहेगा, ठीक है। तो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द सामने दिख रहे हैं आपको। जैसे जो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे घंटी है, ठीक है, घंटी का हम लिंग परिवर्तन करके घंटा कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे पुल्लिंग शब्द आप सांप देख रहे हैं, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सांपिन होगा। ऐसे ही डिब्बा का क्या होगा? डिब्बी होगा। बाघ का क्या होगा? बाघिन होगा। लेखक का लेखिका हो जाएगा। चीटा का चीटी हो जाएगा। अगर कई शब्द नर्तकी दिया और कहा है कि इसका पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, तो आप नर्तक लिख सकते हैं। महोदया अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो महोदय लिख सकते हैं। भगवान पुल्लिंग शब्द है तो भगवती उसका स्त्री परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं हिंदी व्याकरण में जिनका लिंग परिवर्तन हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर उनका प्रयोग, जैसे कोई स्त्रीलिंग शब्द है, अगर उसका हमको पुल्लिंग में प्रयोग करना है तो हम उसके आगे नर, जैसे मछली शब्द है, क्या स्त्रीलिंग है, अगर उसको हम पुरुष जाति में प्रयोग करना चाह रहे हैं, पुल्लिंग में प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो हम उसको नर मछली कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो नियमित मिलते रहें। थैंक यू।